मुझसे किसी ने पूछा आप किसको सपोर्ट करती हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को, लेफ्ट को, राइट को। तो अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। तो मेरा स्टैंड क्लियर कभी था ही नहीं। अब जाके क्लैरिटी मुझे आने लगी है। 2014 में मैं मीडिया देखती थी और ये जो अभी फैलाया हुआ है ना गोदी मीडिया, असल में सारा का सारा मीडिया कांग्रेस के गुण गाता था। और 2014 में मैं बड़ी निराश थी इस बात से कि जो है बीजेपी सत्ता में आ गई है और पढ़े लिखे लोगों की सरकार चली गई है। मनमोहन सिंह जी बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत मतलब देश का बहुत नुकसान हो गया है। फिर मैंने जो चीज़ें अच्छी चीज़ें देखनी शुरू की, यहाँ तक कि घर के आसपास भी पार्कों में सुधार और वो शोर मचा के कूड़ा इकट्ठा करने वाला सिस्टम, ये जो चीज़ें मैंने देखी, घर के आसपास तक 5 लाख रुपए तक पास होने लगे थे पार्कों की रख रखाव के लिए। और काफ़ी चीज़ों में सुधार दिख रहा था, करप्शन कम हो रहा था। तो 2019 में मैं पूरी तरह से मोदी जी से और बीजेपी से प्रभावित थी। मैंने 2019 में जो है बीजेपी को वोट दिया, 2014 में कांग्रेस को दिया था। अब जो 2024 का आया था जो चुनाव पिछले वर्ष, उसमें मैंने फिर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया, क्योंकि फिर मैं जो है इन सारे यूट्यूबर्स को देख रही थी, ध्रुव राठी हो, रवीश कुमार हो, इन सब की बातों से प्रभावित थी और जो है मेरा स्टैंड वापस कांग्रेस की तरफ मुड़ गया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में जो गठबंधन सरकार चल रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की जो सरकार है, वो बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम पूरी तरह से भारत विरोधी बातें लगातार करता ही जा रहा है। पहले ऐसा लगा था कि सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं राहुल गांधी और देखो भारत जोड़ना चाहते हैं। फिर पता चला कि वो जाति जनगणना करना चाह रहे हैं। चलो अच्छी बात है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वैसे भी देश में 2 करोड़ से ज़्यादा तो सरकारी नौकरी हो भी नहीं सकती, तो कितनी भी भागीदारी बढ़ा लो, लोगों को अपना काम करना ही पड़ेगा। लेकिन वो तो रुक ही नहीं रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि प्राइवेट में भी कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन हो, और कभी भाषा का विवाद खड़ा कर देते हैं, कभी रिलीजन का विवाद खड़ा कर देते हैं। मैंने सुना था कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को तोड़कर और मुसलमानों का एक तरफा वोट लेकर सत्ता में आती है, तो वो हिंदुओं को तोड़ने की ही लगता है कि कोशिश करे जा रहे हैं, लगातार करे जा रहे हैं। जी, जब उरी में जो हमला हुआ उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर सवाल उठाए गए, चलो वो भी जाने दिया गया, चलो राजनीति कर ली। पुलवामा में धमाका हुआ, उसके बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ 2019 में, उसमें भी कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया, चलो वो भी सोचा चलो थोड़ा टूल किट इनका चल रहा है, थोड़ा मोदी की बढ़ती देखकर या बीजेपी की बढ़ती देखकर इनको परेशानी हो रही है। लेकिन अब तो जो ऑपरेशन सिंदूर था उसका एस्केलेशन लेवल बहुत ऊंचा था, वो डायरेक्ट वॉर ही हो गई थी, वो एक स्मॉल स्केल की वॉर ही हो गई थी, जिसमें उन्होंने हमारे देश पर मिसाइलें मार दी, वो भी भारत की राजधानी में। लेकिन ऐसे में भी जब मैंने देखा कि कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम कितना भ्रमित है कि जब मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का जवाब नहीं दिया था, तब तक तो ये कह रहे थे कि चलो करो, आप कार्रवाई करो, आप कुछ करो, उनके खिलाफ एक्शन लो। जैसे ही हमारा अपर हैंड आना शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उसके बाद से ये डी एस्केलेशन, नो वॉर करने लगे, क्योंकि पाकिस्तान की पिटाई हो रही थी। और जब ये नो वॉर कर रहे थे तब सीज फायर हमने कर दिया, वो भी पाकिस्तान के डीजीएमओ के फ़ोन के कहने पे, क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट की बात सुनेंगे ना, हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है। सीज फायर होते ही इन्हें इंदिरा गांधी जी याद आने लगी कि देखो वो कितनी महान थी कि उन्होंने सीज फायर नहीं किया था, उन्होंने 71 की लड़ाई लड़ी, फिर बांग्लादेश दे दिया। बांग्लादेश देने से फ़ायदा क्या हुआ बांग्लादेश देने से फ़ायदा? फिर इनकी पोल पट्टियाँ खुलने लगी कि 93,000 सोल्जर्स को वापस कर दिया, लेकिन अपने 54 सोल्जर्स मांगे नहीं। शिमला हम जो समझौता जो था वो पूरी तरह से पक्ष में था पाकिस्तान के, उनका इतना फ़ायदा हुआ, हम पीओजे के पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का मसला सुलझा सकते थे, मगर नहीं सुलझा पाए। भारत एकदम लेट गया 71 की लड़ाई जीतने के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें सामने आई। अब भी ये मान
मान नहीं रहे हैं जब इंडिया बार बार कह रहा है कि देखिए उनकी तरफ से फ़ोन आया था, सीज़ फायर जो हुई है, जो ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया है, मिलिट्री लेवल पे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेवल पे फ़ोन आया था पाकिस्तान का, उसके बाद सीज़ फायर हुई है। अब जाके फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये कह दिया है, जो ट्रंप के साथ कल फ़ोन पे बात हुई है उसमें जो हमारे विदेश सचिव हैं मिस्त्री जी, उन्होंने कह दिया है कि ऐसी बात हुई है और उनको बताया गया कि अब स्पष्ट तौर पर ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है बच्चों की तरह कि वो झूठ बोल रहा था ट्रंप, लेकिन कह तो दिया है उसको कि हमारी तो कोई बात नहीं हुई थी 22 अप्रैल के बाद, हमारी अब बात हो रही है। 22 अप्रैल से के बीच में ही ऑपरेशन सिंदूर हो चुका था, तो बिल्कुल भी ना ट्रेड की बात हुई है, ना उन्होंने सीज़ फायर करवाई है। इंडिया और पाकिस्तान कभी भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा, भारत किसी को चौधरी नहीं बनने देगा। कितना स्पष्ट कह दिया है कि आपसे कोई ट्रेड पे बात नहीं हुई, आपसे कोई बात नहीं हुई, आप ये क्यों ऐलान कर रहे हैं बार बार सीज़ फायर आपने करवाया। और सीज़ फायर हुई है डीजीएमओ को कॉल आने की वजह से, और हमारा तो मकसद ही नहीं था कि पाकिस्तान से युद्ध करते रहना, हमारी इकोनॉमी तो बढ़ रही है, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई शांति से रहें, लेकिन अब हम ये प्रॉक्सी वॉर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में मोदी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो ना तो जिनकी याददाश्त अच्छी है, ना जो वो गूगल सर्च करके देख सकते हैं। पहले भारत के शहरों में बस अड्डों पे, हवाई अड्डों पे और ट्रेन्स में, ये ट्रेन स्टेशंस पे ये लिखा रहता था कि देखिए कहीं बम तो नहीं है, कोई अनजान वस्तु को ना छुएं, कहीं बम तो नहीं है। तो इतने बम धमाके होते थे। वो सारा इंटरनल सिक्योरिटी का जो इशू है वो मोदी जी ने रिजॉल्व करा दिया। कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में अब ऐसी चीज़ें अब नहीं होती हैं। और अब ये जो आतंकवादी हमले हैं इसके लिए भी साफ कह दिया कि हमने बदल दिया वो डॉक्ट्राइन। अब हमारा डॉक्ट्राइन ये है कि हम इस प्रॉक्सी वॉर को वॉर ही मानेंगे। अब आतंकवादी हमले होंगे जब आपके देश में हाफिज़ सईद है, जब आपके देश में इतने सारे टेरर कैंप्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूनाइटेड नेशंस कभी जो आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डालता है, कभी बाहर निकालता है उस ग्रे लिस्ट से। ये जो नाटक है, ये जो इंडिया को डिस्टेबलाइजेशन करने वाली बात है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब आप देख रहे हो कि इंटरनल सिक्योरिटी मोदी जी की बेटर है। अब आप देख रहे हो कि उन्होंने डॉक्ट्राइन तक चेंज कर दिया और भारत के लोगों की सुरक्षा जो है वो आतंकवादियों से भी कर रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि बांग्लादेश और रोहिंग्या लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है। डेमोग्राफी चेंज होने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। कश्मीर फाइल्स मैंने मूवी नहीं देखी क्योंकि इतना सच देखकर, सच है उसमें जो कुछ भी दिखाया गया, बहुत लाखों लोगों को निकाला गया है, मारा गया है कश्मीर से हिंदू होने की वजह से। जैसे पहलगांव में जो हिंदू धर्म पूछ कर उनको उनकी हत्या की गई थी, खतना चेक कर करके हत्या की गई थी, इसी तरह से कश्मीर में रालिव गालिव चालिव, मतलब आप भाग जाओ, आप छोड़ जाओ अपनी प्रॉपर्टी, अपनी औरतों को छोड़ जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ, इस तरह की चीज़ें हुई थी। वो सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड है, वो सारा सच है। मैंने क्यों नहीं देखी? क्योंकि मेरा दिल घबराता है ऐसी चीज़ों को देखकर। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल रियलिटी है। फिक्शन मूवी को देखने में इतनी परेशानी नहीं होती जितना कि आप रियलिटी देखते हो तब पता चलता है। अब बंगाल में वही हो रहा है। बांग्लादेश में जो है, मैंने पिछली बुक में जो पढ़ी थी बुकोपीडिया में, उसमें मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश में 5 करोड़ हिंदू खत्म हो गए हैं। 33% से हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में 8% आ गई है। आज़ादी के समय 51 के आसपास जो उनकी सर्वे थी उसमें 33% हिंदूज थे। अब पाकिस्तान में तो देखो 21% हिंदूज थे पार्टीशन के टाइम, और अब 1% भी नहीं है। तो ये कहाँ चले जाते हैं लोग? गायब तो नहीं होते, उनको लाखों की संख्या में या तो मार दिया जाता है या कन्वर्ट कर दिया जाता है, बच्चियों का रेप कर दिया जाता है ताकि उनको रेप करके ज़बरदस्ती शादी करवा के उनको कन्वर्ट करके इस्लाम में लाया जा सके। पाकिस्तान में एक व्यक्ति है, आप गूगल सर्च कर लो, मियाँ मिट्ठू। मियाँ मिट्ठू जो है हिंदुओं की बच्चियों को उठाता है और फिर उनका रेप करवा के उनको या तो बेच देते हैं या उनकी ज़बरदस्ती जो है इस मुस्लिम परिवारों में शादी करवाते हैं। तो ये जो लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम है, ये इस इस्लामिक खतरे को ना तो केवल नज़रअंदाज करता है बल्कि झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इनके ब्रेन वॉश किए हुए लोग जो हैं वो बार बार ये बात कहते रहते हैं कि कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा है या बंगाल फाइल्स भी प्रोपेगेंडा होगी, ये जो भी कुछ है कुछ हो रहा है उसको ये लोग डिनाई करते हैं। तो देश हित में कौन सी गवर्नमेंट सही हुई?
आप बोलिए किसका हम पक्ष लेंगे, किसका हम साथ देंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये उछल रहे हैं उससे तो पता ही चल गया। अब देखिए, मैंने भी फ्री उमर खालिद बहुत बार लिखा है ट्विटर पे, क्योंकि सब लिख रहे थे तो मुझे लगा अरे बेचारा पढ़ा लिखा, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको छोड़ नहीं रहे हैं। आपको पता है मुझे क्या नई जानकारी हाथ लगी? मुझे ये पता चला कि जो उमर खालिद है वो अपनी बेल खुद ही बार बार अप्लाई नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि वो बेल अप्लाई करेगा तो उसका जो मार्टिडम है, जो शहीदी वो दिखा रहा है, वो खराब हो जाएगी। और दूसरी बात, उस पर बहुत गंभीर आरोप हैं। शारजिल इमाम को भी अरेस्ट किया गया था, वो भी जेल में है। उसकी मैंने वीडियोस देखी, वो भारत को काटने की बात कर रहा था कि असम और बाकी 7 सिस्टर्स जो हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, उसको भारत से काट दिया जाए। भारत की चिकन नेक जो 22 किलोमीटर लंबा एरिया है उसको में मलबा डालकर, और आर्मी से का ये तो पूरा पूरा देशद्रोह है। और भारत में देशद्रोह इतना ज़्यादा बड़ा अपराध है नहीं जितना होना चाहिए। देखिए, भारत के टुकड़े करने के लिए स्पष्ट रूप से लोगों को उकसाना, जब वो माइक पर ऐसे बोलता है तो वो पर्सनली कितने लोगों को भड़काता होगा। और शारजिल इमाम, उमर खालिद, इन्हीं लोगों की वजह से जो है दिल्ली में शाहीन बाग पर धरने प्रदर्शन हुए, जेएनयू में धरने प्रदर्शन हुए, सीएए के विरुद्ध नैरेटिव चलाया गया, जबकि सीएए का भारतीय मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं था। वो वही लोग जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू हैं वहाँ पर पलायन कर जाते हैं इस्लामिक कट्टरपंथियों की प्रताड़ना की वजह से, उनको नागरिकता देने का प्रावधान था। लेकिन सीए के विरुद्ध इतना बड़ा अभियान चलाया गया और उसके बाद जो दिल्ली में दंगे फैले, उसमें दिलबर नेगी, उसमें अंकित सक्सेना, उसमें इंस्पेक्टर रतन लाल, ये सारे लोगों को मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मार डाला। जिसमें ताहिर हुसैन की तो आपको पता ही है, जो आप पार्टी का नेता था, उसका तो पूरा पूरा इसमें हाथ आता ही है। अब ये लोग जो जेल में पड़े हैं, उमर खालिद हो या शारजिल इमाम हो, ये अपने कर्मों के कारण पड़े हैं और इनकी डिग्रियां गिनाते रहते हैं लोग कि देखो वो कितना पढ़ा लिखा है। अरे ऐसे तो ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था और जो अल जवाहिरी नाम का टेररिस्ट है वो डॉक्टर है। तो ये जो सारी बातें हैं कि पढ़ लिखने से क्या है, अगर आप में ऐसी कट्टरपंथी के लिटरेचर आप पढ़ते हो बचपन से और फिर उस पर यकीन करते हो कि आपको काफिरों को ख़त्म करना है और काफिरों के देश को जो है शरिया में लाना है, इस्लाम में लाना है, तो ऐसा ही हश्र होता है आपका, उससे आपको कुछ भी नहीं मिलता। अब ईरान तो पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री है, वो पहले से ही मुस्लिम कंट्री है, लेकिन फिर भी ईरान के जो लोग हैं वो अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। क्यों वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने एक मुस्लिम पुलिस बनाई हुई है, मॉरलिटी पुलिस बनाई हुई है, जो लोगों को और उस जीवन में घसीटने की कोशिश करती है जो 7वीं सदी में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने चलाया था। यानी कि महिलाओं पर प्रतिबंध पे प्रतिबंध, प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाते जाना, अपने आप को ढक लो और ज़्यादा ढक लो, ऐसा करते जाना। तो माशा अमीन नाम की एक महिला थी जिसका दुपट्टा ढीला होने की वजह से उसको मार दिया गया था मॉरलिटी पुलिस की वजह से। उसके बाद ईरान में प्रदर्शन भड़क गए थे। इनके जो ये इस्लामिक कट्टरपंथ की जो ये विचार है कि महिलाओं पर जितना हो सके प्रतिबंध लगाते रहना और उनकी जो जीवन है उसको आधुनिकता से पलट देना और बिल्कुल उन्हें दास बना देना पुरुषों का, इस विचारधारा से इतना लोग तंग आ गए थे कि आपको पता होगा अहूर दरियाई नाम की एक लड़की का दुपट्टा ढीला होने की वजह से, फिर उसके साथ यूनिवर्सिटी में बदतमीजी हुई मॉरलिटी पुलिस की वजह से, वो इतना तंग आ गई, इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि उसने दुपट्टा क्या पैंट शर्ट सब उतार दिया और अंडरवेयर में और जो है बनियान में वो घूमने लग गई। तो ये जो चीज़ें हैं कि इस्लाम वाली कंट्री जो मुस्लिम कंट्री है वो भी कट्टरपंथ से तंग आ जाती है। अब ईरान के बारे में तो ये भी पता है, मैंने एक बुक भी पढ़ी थी अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना, मैं ज़रूर लेके आऊँगी बुकोपीडिया वाले चैनल पे भी, तो आप देखेंगे कि इस्लाम में जो लोग पैदा हुए हैं वो भी इतना तंग आ जाते हैं इस कट्टरपंथ से कि वो उससे निकलने के लिए छटपटाते रहते हैं। और अब हमारे देश के कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम का हाल देखिए। पहले इन्होंने
फ़लस्तीन में जो लोग परेशान हो रहे हैं या जिन जिन पर हमले हो रहे हैं, उन बच्चों की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखा दिखा कर, जो कि एग्जैगरेट होती है, मुझे बाद में पता चला गुड़िया पे मेकअप कर कर के भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग नहीं मरे हैं, लोग मरे हैं, लेकिन एग्जैगरेशन बहुत दिखाते हैं। तो वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखा दिखा कर हम मेरे जैसे लोगों का दिल पिघलाते हैं कि अरे ये तो बड़ा जुल्म हो गया। फिर मैंने देखा 7 अक्टूबर के बाद वाली वो वीडियो जो हमास ने जारी की थी। 7 अक्टूबर को इज़राइल में घुस के हमला किया जाता है, लोगों को बंधक बनाया जाता है, मारा जाता है, महिलाओं की नंगी परेडें निकाल दी जाती हैं। गाज़ा पट्टी वाले इलाके में यहूदी हम महिलाओं को पकड़ के उनकी नंगी परेडें निकाल दी जाती हैं। फिर मैंने देखा एक पूनम का चांद नाम की आईडी है एक्स पर, इस महिला ने एक वीडियो था जिसमें यहूदी महिलाओं के जांघों पर खून टपक रहा है सब पे, क्योंकि उन सभी महिलाओं को जो है हमास के टेररिस्ट ने रेप किया था। तो ये महिला उसके नीचे कमेंट करती है कि आई हैव नो सिंपैथी फॉर दीज वुमेन, दीज आर बेबी किलर्स। मतलब क्योंकि ये यहूदी महिलाएं हैं और ये फ़लस्तीन पर हमला करते हैं, तो इसलिए मुझे इन पर कोई दया ही नहीं है। तो ये किस तरह के लोग हैं जो दुष्कर्म को भी जायज़ ठहरा देते हैं, क्योंकि फ़लस्तीन पर हमला हो रहा है। फ़लस्तीन पर हमला क्यों हो रहा है, उसकी भी तो कोई वजह है। उसकी यही वजह है कि फ़लस्तीन जो है कट्टरपंथ इस्लाम में यकीन करता है और वो सोचता है कि इज़राइल को तो होने की ही इजाज़त नहीं है, यहूदियों को अपना देश होना ही नहीं चाहिए। ये जो टू नेशन है कि हम आपको दूसरे हिस्से में रहने देंगे, बस आप हमें जीने दें, इस बात को फ़लस्तीन मानता ही नहीं है। और ईरान पर क्यों अब मिसाइलें पड़ रही हैं, क्यों ईरान पर कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ईरान शुरू से ही जो है 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से पहले वो इज़राइल का पक्षधर रहा करता था, लेकिन जैसे ही उसमें इस्लामिक कट्टरपंथ आया, जैसे ही उसने इस्लाम को पकड़ा, उसने यहूदियों को अपने आप, जिससे उसकी सीमा नहीं मिलती है, उसको दुश्मन मान लिया। और 1500 किलोमीटर दूर जो देश है इज़राइल, छोटा सा, उस देश से इतनी ज़्यादा शत्रुता की कि बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स बनाए। हुती टेररिस्ट ग्रुप इन्होंने बनाया, हमास को इन्होंने सपोर्ट दिया, और इस तरह के हिजबुल्ला करके भी ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है जिसको ईरान सपोर्ट दे रहा है, और खुद धमकी देता था बार बार कि हम तुम पे न्यूक्लियर मार देंगे, हम न्यूक्लियर बनाने ही वाले हैं। तो इज़राइल क्या करता? अब यहाँ पर देखो, स्वरा भास्कर को देखो, कुणाल कामरा, वरुण ग्रोवर, या इनका जो भी ये गैंग है, जो भी लेफ्टिस्ट गैंग है, फेमस जो लोग हैं, वो पूरी तरह से इज़राइल को गाली देंगे, अपने ही देश को गाली देंगे, कभी ईरान का हाथ पकड़ लेंगे, कभी पाकिस्तान का हाथ पकड़ लेंगे। तो आप ही सोचिए कि किसको सपोर्ट करें? क्या अपने देश को नहीं करेंगे? क्या अपने देश को सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या अपने देश की जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उसको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? हाँ, जो है इस मज़हबों को, धर्मों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन इस्लाम किस तरह का मज़हब है वो तो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। और अगर आप किताबें नहीं पढ़ते हैं तो भी स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, तो कितना प्रोपेगेंडा में आएंगे आप, कितने झूठ में आएंगे? स्वरा भास्कर ने, अब वो कोई आंदोलन सा करने वाली है या क्या ड्रामा करने वाली है, उसने तब नहीं किया जब पहलगांव में हमला हुआ, तब वो बिल्कुल खामोश थी। उसने तब इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अब वो इज़राइल के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही है। तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है। आप देखेंगे कि ये जो पॉडकास्ट करते हैं, कुणाल कामरा का कॉमेडी नहीं चल रहा है क्या पता नहीं, अब वो बड़े बड़े पॉडकास्ट करते हैं। क्या वो एक भी ऐसे गेस्ट को बुला के पॉडकास्ट करेगा जो पाकिस्तानी मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में बात करे? हज़ारों लड़कियों का दुष्कर्म हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, और वो दुष्कर्म एक डिज़ाइंड तरीके से किया है, और वो सारे करने वाले ग्रूमिंग गैंग्स वाले पाकिस्तानी मुस्लिम गैंग्स थे। क्या उन पर उसका कोई वीडियो आएगा? कश्मीर में जो एक्सोडस हुआ, जो पलायन करवाया गया 1989 में, 1989-90 में, जो 5 से 8 लाख लोगों को निकाल दिया गया, क्या एक भी कश्मीरी सर्वाइवर का कुणाल कामरा इंटरव्यू करेगा, पॉडकास्ट करेगा उस पर? बंगाल में जो हिंसा है, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं कट्टरपंथ की हिंसा से, बल्कि दोहरे कट्टरपंथ से वो जूझ रहे हैं, एक तो लेफ्ट कट्टरपंथ वहाँ पर है और एक इस्लाम का कट्टरपंथ वहाँ पर है, क्या उनसे कोई पॉडकास्ट करेगा? तो ये जो पॉडकास्ट वाले हैं, ये जितने भी लेफ्टिस्ट पॉडकास्ट वाले हैं, ये तो शादी पर पॉडकास्ट करते हैं कि शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मत करो, अगर इतना पीड़ित महसूस कर रहे हो मत करो। तुमसे कौन कह रहा है? जो कर रहे हैं वो कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कुछ के माँ बाप धकिया के करवा दे रहे हैं, वो अलग चीज़ें हैं। तुम इन चीज़ों पर कब बात करोगे? जो सिविलाइजेशनल
थ्रेट है, जो सभ्यता का थ्रेट है, उस पर कब बात करोगे? सभ्यता की सभ्यता नष्ट हो गई है। मनुष्य के लिए 100 साल इतना बड़ा नहीं होता, देशों के लिए 100 साल जो है माफ़ कीजिएगा उल्टा बोल दिया, मनुष्य के लिए 100 साल एक पूरी ज़िंदगी होती है, देशों के लिए 100 साल कुछ भी नहीं होता। 70 से 80 साल के अंदर पूरे देश की संस्कृति को नष्ट कर दिया जाता है कट्टरपंथ के द्वारा। तो देखिए ईरान जो हो रहा है ना, ईरान पहले पर्शिया होता था, और पर्शिया से कुछ लोग भागकर यहाँ पर आए थे जिन्हें पारसी कहते हैं, और वो कह रहे थे कि हमें इस्लामिक कट्टरपंथ जो है हमारी सभ्यता, संस्कृति, पूजा पद्धति, जीवन जीने का तरीका सब कुछ नष्ट करना चाहता है, हमें भारत में रहने की इजाज़त दो। तो भारत के बम्बई और गुजरात में उन्हें रहने की इजाज़त दी गई, और उस समय के कहते हैं कि किसी राजा ने ये भी कहा था, अच्छा तुम लोग हमारी तो कहीं संस्कृति नष्ट करने की कोशिश नहीं करोगे? तो बोले नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो दूध में चीनी की तरह घुलेंगे। तो आपको पता ही है कि टाटा कंपनी जो है ऐसे ही पारसियों की है, और कितना ज़्यादा ये लोग अच्छे हैं कि भारत में प्यार से, प्रेम से रहते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। तो सिर्फ पर्शिया का वो प्राचीन संस्कृति नष्ट हो गई पर्शिया से, ईरान से पूरी तरह से, और इस्लाम वहाँ पर आ गया, और मुट्ठी भर पर्शियन कहाँ हैं? भारत में। तो देखिए किस तरह से, और ये कब हुआ? ये कुछ सौ सालों के अंदर ही सब कुछ नष्ट हो गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश कभी बौद्ध, जैन और हिंदुओं का गढ़ होता था, अब वहाँ पर क्या है? तो क्या ये जो इस्लाम बढ़ता जाता है और दूसरी धर्म संस्कृतियां खत्म होती जाती हैं, इस पर कोई पॉडकास्ट करेगा कुणाल कामरा? इस पर करेंगे। और ये जो लेफ्टिस्ट हैं, ये इसी तरह से जो है लोगों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। और तो आपने जो सवाल पूछ रहे थे कि आप किसके पक्ष में हो, भाई मैं कभी भी कंसिस्टेंट नहीं थी। कभी मैं राइट विंगर बन जाती थी, कभी मैं लेफ्ट विंगर बन जाती थी, कभी मुझे लगता था कि राइट वाले पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, कभी लगता था लेफ्ट वाले पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेरी जो है आंखें खुल गई हैं, और अब मैं भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को, प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट तौर पर सपोर्ट करती हूँ। मेरे तो वैसे भी सब्सक्राइबर्स भाग कर जा रहे हैं, तो हाँ, किताबें दोनों तरफ की पढ़ दूंगी, जो मिल जाएगी अच्छी लगेगी वो पढ़ दूंगी, लेकिन सपोर्ट में अब मुझे कोई डाउट नहीं है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी कोई डाउट नहीं रखना चाहिए कि देश हित किस में है।